Hello everyone, welcome back to the channel. So let's get on to next current affair, and that is about Rice Export Promotion Forum, that is REPF. Context prelims के लिए important नहीं है, but there is one thing that we need to have a complete hold over, and that is APEDA. What is APEDA? APEDA is Agricultural and Processed Foods Export Promotion Development Authority. REPF को APEDA के अंडर गठन किया गया है. APEDA के बारे में इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, इसका फुल फॉर्म, दैट इज ईदर वे ऑब्वियस, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो प्रोसेस्ड फूड को एक्सपोर्ट करने के लिए ये अथॉरिटी है. कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? 1985 में, एंड एक एक्ट के अंडर. सो इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है. किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. एंड दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. 2018 में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट वाज अबाउट नेशनल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन समथिंग. दैट वाज NPOP, दैट इज नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. तो पहला स्टेटमेंट था उसका, दैट प्रोग्राम दैट इज NPOP इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. एंड सेकेंड था, उसका सेक्रेटरिएट है APEDA के अंडर. तो APEDA मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है. तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक नहीं हो सकती. या तो वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आएगा या APEDA के अंडर आएगा. अगर APEDA के अंडर है तो फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री उसका आंसर होगा. तो दोनों जिस भी ऑप्शंस में 1 and 2 दोनों थे, तो वो एलिमिनेट हो जाते थे. सो दैट्स हाउ सम हाउ वी कुड हैव सॉल्व दैट वेरी क्वेश्चन. तो ऐसा इनडायरेक्टली हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज APEDA, स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश्ड इन 1985 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इसका पर्पस क्या है? नाम से ही इसका पर्पस क्लियर है और हमको उसको उधर टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत भी नहीं है. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज, कौन से प्रोडक्ट्स? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, अल्कोहलिक बेवरेजेस, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्लोरिकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा. उसके बाद बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस देता है. दैट्स इट. उसके बाद ये शुगर को इंपोर्ट करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के अंडर है. कितना हम इंपोर्ट करेंगे उसका सब मॉनिटरिंग, कितना करेंगे इंपोर्ट वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, बट देयर हैज़ टू हैव सम अथॉरिटी हु इज़ रेगुलेटिंग और मॉनिटरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स. तो वो APEDA के अंडर है. दिस इज़ ईदर वे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट्स इट. अभी इधर कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं. तो राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम को इस्टेब्लिश किया गया है APEDA के अंडर. अगर क्वेश्चन आएगा राइस एज ए सेक्टर, बिकॉज हमें है GS3 में ये सब इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो हम इधर एक पेंस में पॉइंट डाल सकते हैं, और व्हाट ऑल आर द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट इंडिया हैज़ टेकन टू प्रमोट द राइस एज अ सेक्टर. सो दिस वुड बी वन ऑफ दोज दैट गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम. ये क्या करेगा? इसके नाम से ही क्लियर है, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम. तो जो भी फैंसी जैसी चीज़ें होंगी, इंटायर प्रोडक्शन और सप्लाई चेन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ राइस को ये मैनेज करेगा. नाउ दिस कंप्राइजेज एवरीथिंग. अगर आपने एक पॉइंट में लिख दिया इंटायर सप्लाई चेन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ राइस, दैट मीन्स एवरीथिंग. तो उसको फिर बाइफरकेट करने का ज़रूरत नहीं है. उसके बाद कुछ रिकमेंडेशन भी देगा ये कि कौन कौन सी पॉलिसी हमको लेना चाहिए नॉट शुगर, राइस एज ए सेक्टर को एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए. और फिर ऑब्वियसली ये फॉरम है तो सभी स्टेक होल्डर्स का इधर रहेगा, क्या रहेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा. It will comprise representatives from the rice industry, exports officials from APEDA, Commerce Ministry, Agricultural Ministry, Directors of Agriculture from major rice producing states. कौन सी states हैं सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करती हैं? मेजरली these are West Bengal, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा etc. Now second most important thing is this. India is the second largest producer of rice in the world and largest exporter of rice. दैट्स इट. 2019 में हमसे पूछा गया था, 4 नेशन दिए थे, चाइना, इंडिया, वियतनाम, म्यांमार. इनमें से लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस कौन है? सो इंडिया वाज आवर आंसर. इट्स रिटन राइट ओवर हियर. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस. और प्रोड्यूसर कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट है. उसके बाद इधर लिखा है कि खारिफ सीज़न में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है. दिस इज़ ईदर वे ऑब्वियस. खारिफ में मानसून होता है, बारिश ज़्यादा होगी, और राइस जो है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो दिस इज़ ईदर वे ऑब्वियस. उसके बाद इंडियाज़ राइस प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन. कितना ग्रो किया है? 96 मिलियन टन से अभी 107.47 मिलियन टन है. याद रखना होगा तो कर सकते हैं, अगर अदरवाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट.
उसके बाद हमें फॉरम का ज़रूरत क्या था, तो दिस इज़ ईदर वे ऑब्वियस, हमारा लार्जेस्ट कमोडिटी जो है राइस एग्री एक्सपोर्ट बास्केट में, हम जितना भी एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा राइस है उसमें, तो फिर उसको हमें रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिल सके, हम सप्लाई चेन शॉक से बच सके, डिमांड साइड शॉक से बच सके, तो इसके लिए एक फॉरम तो चाहिए ही। ओवरकम राइस एक्सपोर्टर्स चैलेंजेस, तो अभी ऐसा दिस इज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ राइस, दिस इज़ नॉट फॉर फार्मर्स पर से, ऑल्दो फार्मर्स टू आर पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन, लेकिन होता क्या है, फार्मर्स ईदर वे गेट द रेम्यूनरेटिव प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नो मैटर व्हाट द मार्केट प्राइस और व्हाट द इंटरनेशनल प्राइसेस आर, तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। फार्मर को आपको हाई प्राइस देना है और इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस कम है तो फिर लॉसेज हो जाएंगे एक्सपोर्टर्स को, तो एक फॉरम चाहिए जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर सके। दिस इज़ व्हाट्स रिटन ओवर हियर, राइज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस irrespective of the international prices, compliance with international standards regarding pesticides residue। अब फार्मर्स को प्रोडक्शन करनी है लेकिन इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डाल देंगे तो यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स को हम मैच नहीं कर पाएंगे, और भी नेशंस हैं बट लार्जली ईयू के साथ ही ये प्रॉब्लम आता है कि इतना आपका रेजिड्यू चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, तो एक बॉडी होनी चाहिए बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, वट एवर इज बीन प्रोड्यूस इट शुड बी एट कंप्लायंस विद वट एवर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर, तभी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर पाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट्स इन केस ऑफ डोमेस्टिक प्राइस राइस, तो इधर वे ऑब्वियस है, डोमेस्टिक प्राइस राइस क्यों होगा, अगर सप्लाई कम रहेगी, किसी साल मानसून अच्छा नहीं हुआ तो राइस का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो गवर्नमेंट बोलेगी और आपको एक्सपोर्ट भी नहीं करना, तो एक्सपोर्टर का तो सारा अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, चीज़ गड़बड़ हो गई। सो देर हैज़ टू हैव सम फोरम दैट इज स्ट्रीम लाइनिंग, दैट इज मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद लॉजिस्टिक इशूज सच एज इम्प्रॉपर वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ये पॉइंट तो आप किधर भी लिख सकते हो कि लॉजिस्टिक्स इशू तो रहेंगे ही। उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं राइस की और उनका डिमांड भी है इंटरनेशनल मार्केट में, तो बेटर है हम अच्छे से इन सब चीज़ों को मैनेज करें और कैपिटलाइज करें ऑन टू वट एवर इज़ बीन डिमांडेड फ्रॉम इंडिया। एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स एंड इस्टेब्लिशिंग द इंडियन ब्रांड, तो कैपिटलाइज ऑन ग्लोबल डिमांड का मतलब भी यही है कि इस्टेब्लिश जो हमें इंडियन ब्रांड को करना है। एग्री गुड्स है, इट डज़ नॉट मीन कि इसको इन्फीरियर समझ के हमें एक्सपोर्ट करना है, अगर it's gonna be deviation, so let's just not deviate, let's just stick to whatever we are studying, either way we really don't need to acquire so much knowledge here, इतना sufficient रहेगा that capitalize on global demand and establishing Indian demand। lack of awareness, तो सब कुछ का जैसे एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या है, सर्टिफिकेशन क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस इज़ एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ राइस। आप एग्रीकल्चर का इतना ज़्यादा गवर्नमेंट ये है वो है, बट ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स नो नथिंग अबाउट व्हाट ऑल दीज एप्लीकेशंस आर। बट अगेन लेट्स जस्ट नॉट डिविएट, सो हमें इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट करना है। दिस इज़ what we are emphasizing upon right now. Now this is important. डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, हुआ क्या है, दिस इज़ द करंट अफेयर टॉपिक। अभी कोविड-19 की वजह से लेबर का शॉर्टेज है, स्पेशली किधर, पंजाब एंड हरियाणा में। एक तो पंजाब एंड हरियाणा का again it's gonna be deviation, so let's just stick to the topic. So what we are studying is direct seeding of rice. तो पंजाब एंड हरियाणा में शॉर्टेज ऑफ लेबर है, दैट्स इट। तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी होता है हमेशा, आप सीडलिंग लगाएंगे, बीज लगाएंगे, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, सीडलिंग्स बोलेंगे उसको, हम 15, 20, 25 दिन के बाद उठा के जो अच्छे सीड से सीडलिंग बन गए उनको पानी में डाल के, दैट्स हाउ वी विल बी अंडरटेकिंग पैडी कल्टीवेशन, उसको हम ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाया, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए। अभी क्या है, हम इसको चेंज करके डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस कर रहे हैं। अब डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस नाम से ही क्लियर है, बीज लेंगे, डायरेक्ट बो देंगे, फिर सीधा वो पैडी तैयार हो जाएगा। एक जगह से उठा के पनीरी को दूसरी जगह नहीं लगाएंगे, क्यों, बिकॉज हमारे पास लेबर का शॉर्टेज है। लेकिन अभी इसके प्रॉज एंड कॉन्स को देखना पड़ेगा। प्रॉस जो था ट्रांसप्लांटेशन का पहला तो यही है कि आप सीधा अच्छे प्लांट को ही उगा रहे हो, जो सीड नहीं ट्रांसफॉर्म हो सके सीडलिंग में, आप उसको पहले दिन में ही अलग रख रहे हो। तो साहब न्यूट्रिशन, everything that you will be giving to plant that would not be taken up by the seeds that are otherwise not very good। उसके बाद स्टैंडिंग वाटर रहेगा, तो इससे इट एक्ट्स एज ए हर्बिसाइड और वीडिसाइड, कुछ भी वीड वगैरह नहीं उग पाएंगे। दिस इज़ व्हाट इट इज़।
आई एम श्योर दिस मच वी ऑल नो, इतना तो एग्रीकल्चर के बारे में हम जानते ही हैं। तो स्टैंडिंग वाटर है, उसके हर्बिसाइड नहीं हो पाएंगे और कुछ भी वीड नहीं होगा बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सबमर्ज स्टेज में, तो दिस इज़ गुड। लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि ईदर वे हमारा पानी का लेवल कम हो रहा है तो इतना स्टैंडिंग वाटर वेस्ट हो जाता है, ऊपर से आपको इतना लेबर चाहिए, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है इतना। प्रॉस तो यही है कि आपका यूनिफॉर्म प्लांट रहेगा और जल्दी जल्दी से आपका राइस ग्रो करेगा। अभी डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस का क्या बेनिफिट है? बेनिफिट इसका यही है कि पानी का बचत होगा, लेबर आपको ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, टाइम सेव होगा, बस एक बार सीड बो दिया, दैट्स इट। और ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। डिसएडवांटेज तो ईदर वे ऑब्वियस है, अभी आपको वीड का चांसेस है, वीड हो सकता है। उसके बाद वीडी राइस का एवोल्यूशन होगा और फार्मर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। रियली इट्स वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर फार्मर। हम तो ऐसा बस बोल देते हैं वीड इन्फेस्टेशन होगा, लेकिन जब ये असल में होता है तो पूरा फसल का सत्यानाश कर देते हैं। सो इंक्रीज इन सॉइल बोर्न पैथोजन दैट इज नेमाटोड्स, न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर्स रहेगा, एक्सपोजर टू बर्ड्स, रैट्स, इंसिडेंट्स, राइस ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस के डिसएडवांटेजेस हैं। आप समझिए इस चीज़ को ऐसे कि अगर कोई पौधा बहुत छोटा है तो उसको वीड इन्फेस्टेशन का चांसेस, कोई रैट इन्फेस्टेशन का, कुछ भी, जैसा बच्चा भी अगर छोटा हो तो वेरी वेरी प्रॉन टू गेटिंग सिक। सो सेम वे अगर पौधा भी छोटा है तो वो बहुत ज़्यादा एवरीथिंग इट कैन, बट लेट्स नॉट डिविएट। सो हमने ये पढ़ लिया, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्या है, ट्रांसप्लांटेशन क्या है, प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, एंड वी आर डन विद दिस। उसके बाद हम पीछे चलते हैं, 2 टॉपिक्स रहते हैं इकोनॉमी सेक्शन में। नाउ दिस इज़ इट। पहला इधर है शुगर एज ए सेक्टर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको लास्ट में कवर करेंगे। पहला हम ड्राफ्ट नेशनल फिशरीज पॉलिसी 2020 पे जाते हैं। नाउ दिस इज़ द ड्राफ्ट पॉलिसी एंड आई एम श्योर यूपीएससी इज़ नॉट गोना आस्क एज अ प्रीलिम क्वेश्चन ऑन टू व्हाट वाज इन द ड्राफ्ट नेशनल फिशरीज पॉलिसी। तो ये चीज़ तो नहीं इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, लेकिन एज ए फिशरीज एज ए सेक्टर हमें इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ तो इसका है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन फिशरी सेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिशरी सेक्टर में। उसके बाद मैरीन फिशरी का नंबर 2 है प्रोडक्शन में, इनलैंड फिशरी का नंबर ज़्यादा है। अगर 100 फिश कॉट की गई हैं तो 65 तो आपके इनलैंड सेक्टर से आएंगे। इनलैंड मतलब आपका टेरिटोरियल एरियाज़ में, आपका विद इन द इंडिया लैंड में कोई लेक है, कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ है, तो उधर से कितना फ़िश आ रहा है, दैट इज़ इनलैंड। और दूसरा मैरीन जो आसपास के ओशियन है उधर से कितना आ रहा है। तो इंट्यूटिवली लग सकता है कि मैरीन फिशरी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा, बट देन दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़। मैरीन का ओनली 35% है, इनलैंड सेक्टर का 65% है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन फिशरी सेक्टर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दिस, फिशरी इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट। उसके बाद इसका थोड़ा सा है, पहला तो अगर इनलैंड फिशरीज है तो सारा कुछ मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। अगर कोस्टल स्टेट है तो इसमें 2 डिवीज़न है। अगर 12 नॉटिकल माइल्स तक है, जिसको हम टेरिटोरियल लिमिट बोलते हैं, तो फिर उधर भी स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलेशन रहेगा। अगर यूनियन टेरिटरी है तो उस एरिया में यूटी का रहेगा, जो भी है। लेकिन अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, जो कि है 12 नॉटिकल माइल्स टू 200 नॉटिकल माइल्स, तो उधर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा सेंटर का। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। फिशरी इज अ स्टेट सब्जेक्ट इफ इट लाइज इन टेरिटोरियल लिमिट दैट इज अप टू 12 नॉटिकल माइल, द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी ऑन टू द शोल्डर्स ऑफ द state government. Inland fisheries either way under state government, but fisheries in case of exclusive economic zone water body, that is from 12 nautical miles up till 200 nautical miles, that is responsibility of the central government. What sort of responsibility? Responsibility for its management, regulation, development and everything. That's it. ये रहा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। अभी फिशरीज एज ए सेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आर मेंस एग्जाम। क्वेश्चन पूछा गया है डेडिकेटेड ऑन टू फिशरी सेक्टर, लेकिन अभी करते हैं इसको। पहला तो ड्राफ्ट नेशनल फिशरी पॉलिसी आया है 2020 में। आई जस्ट मिस्ड आउट ऑन वन थिंग हियर एंड नाउ आई एम रिकॉलिंग इट। इट्स no, nothing has been missed out. I did explain everything, so I am sorry for deviating, but let's get back to this thing now.
क्या है इसका ज़रूरत? प्रीलिम्स के लिए कोई इसका ज़रूरत नहीं है, बट जल्दी से हम मेंस के लिए पॉइंट देखेंगे। पहला तो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं इस सेक्टर में, तभी हम इसको डेवलप कर रहे हैं। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, आपको पानी चाहिए और धरती में हमारे इंडिया के टेरिटरी में किधर पानी रखेंगे, राइट? सब कुछ तो लोगों ने, अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो हमको जो एग्जिस्टिंग वाटर है उसी को ऐसा एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। तो एक्सपेंशन का स्कोप तो ईदर वे लिमिटेड है। इन एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, you can read it on your own in terms of cold chain, storage, distribution system, processing facility. fish तो जल्दी से ख़राब हो जाएगा, so there has to have some good processing facilities जो कि नहीं है। inland capture fisheries का वही नॉर्मल जैसा सीजनल रहेगा। अब ओशियन तो नहीं है कि हर कोई वेराइटी ऑफ फिशेज़ है, सो दीज कंस्ट्रेंट्स आर देयर। फिर डिजीज़ रहेगा, स्पीसीज़ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, और कुछ और ज़्यादा इश्यूज़ हैं जैसा कि इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं है। सो दीज थिंग्स आर ईदर वे ऑब्वियस एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन टू एक्सप्लेनिंग दीज। उसके बाद है नेशनल फिशरी पॉलिसी, क्या देखेगा? कंसोलिडेट करेगा सेक्टोरल गेन्स एंड इंश्योर द सस्टेनेबल ग्रोथ। दिस इज ईदर वे ऑब्वियस, ये एक बहुत ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क है, कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला जैसा है। क्या है इसके मेन प्रोविजंस? एब्सोल्युटली नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड ईदर वे इट्स ड्राफ्ट पॉलिसी, सो लेट्स गेट इट इफेक्चुएटेड फर्स्ट। फिशरीज मैनेजमेंट प्लान होगा, इंटीग्रेटेड फिशरीज डेवलपमेंट प्लान होगा, फिशरी स्पेशल प्लान रहेगा, लेजिस्लेशन रहेगा, डेटाबेस रहेगा, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, नेशनल मैरीन फिशरीज अथॉरिटी बनाएंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट करेंगे, क्लस्टर अप्रोच रहेगा एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर, वेलफेयर एंड जेंडर इक्विटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कुछ भी सजेशन देना हो किसी भी सेक्टर का तो जेंडर इक्विटी वाला पॉइंट बहुत अच्छा रहेगा, जस्ट टू मेक योर आंसर लुक डिफरेंट। दिस इज ईदर वे ऑब्वियस, हम जानते हैं विमेन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं इस चीज़ों में, लेकिन विमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी लो प्रोडक्टिविटी साइड ही रहता है। इस चीज़ पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं कि कैसा एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन बढ़ तो रहा है फीमेल का। इज़ इट अ गुड थिंग, इज़ इट अ बैड थिंग, इज़ इट वॉलंटरली और इज़ इट आउट ऑफ कंपल्शन? बट दैट्स गोना बी अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। आप बस इतना ही लिख दीजिए ना कि वेलफेयर या जेंडर इक्विटी प्रमोट करना चाहिए in any of the sector we're talking about. Contract farming रहेगा, various intervention in different sector include fisheries management. Now all these things are there, it's been given by vision, but then we really not be having time or space to mention all these points, right? So don't worry, let's just focus on prelims only, and we will talk about fisheries as a sector when we'll be covering anything related to mains. Objective क्या है draft policy का? बहुत ज़्यादा easy, simple है, let me just read it out quickly. Optimally harness the capture and culture fisheries potential, a robust management and regulatory framework, promote inland fisheries and agriculture through standardized SOPs. What is SOPs? System of operations. I do not know. I think it's system of operation, but again, it's not important. Strengthen and modernize the value chain, market, trade and export globally competitive, fish benchmarked with global standards, access to institutional credit, ensure food and nutritional security. That is it. तो फिशरीज़ भी हमने कवर कर लिया। अभी बस इधर इतना ही इंपॉर्टेंट था, फिशरीज़ में हमारा कौन सा रैंक है। हम प्रोड्यूसर सेकंड नंबर पे हैं, इनलैंड में कम है, ज़्यादा है 65, मैरीन में कम है, एंड इट्स स्टेट सब्जेक्ट, दैट इज़ इट। अभी हमको शुगर सेक्टर कवर करना है, ये बहुत बड़ा है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सो लेट्स जस्ट कवर इट नाउ थॉरोली, एंड विजन हैज़ कवर्ड इट रियली कॉम्प्रिहेंसिवली। पहला चीज़ इधर कॉन्टेक्स्ट है कि नीति आयोग टास्क फोर्स का गठन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑन शुगर एज इंडस्ट्रीज, शुगर केन, शुगर इंडस्ट्री दोनों का देखने के लिए कि कैसे हम इसको सस्टेनेबल बना सकते हैं। आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दीजिए, दैट्स इट। तो पहला तो सिग्निफिकेंस क्या है इस इंडस्ट्री का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमको शुगर एज इंडस्ट्री पे आंसर लिखना है तो थोड़ा सा 2-3 लाइन्स में, अगर एक्सप्लिसिटली नहीं भी पूछा तो सिग्निफिकेंस देना है। पहला तो एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स इस पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, वो शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन टू दिस सेक्टर। 5 लाख वर्कर्स को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल शुगर स्पेस, अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ये इंडस्ट्री, हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग के लिए।
उसके बाद लिंकेजेस विद अदर इंडस्ट्री, हम जानते हैं हमको बायो इथेनॉल बनाना है, बायो मैन्योर बनाना है, केमिकल एंड दैट्स इट। तो इसका लिंकेज है अदर इंडस्ट्रीज के साथ, दैट टू इज़ इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट का नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में एक टारगेट है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल बाय 2030। तो वो कैसे होगा अगर हमारे पास इनफ मोलासेस हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। एक और जो पॉइंट इधर लिखा नहीं है बट दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ रूरल एग्रीगेट डिमांड जनरेशन। एग्रीगेट वर्ड आप निकाल सकते हैं, तो रूरल डिमांड जनरेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं 69% ऑफ पीपल रिजाइड इन रूरल एरिया प्लस अबाउट 42% ऑफ वर्कफोर्स इज़ इंगेज इन एग्रीकल्चर एज सेक्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे रूरल सेक्टर का, रूरल एरियाज़ के लोगों के पास डायरेक्ट पैसा जाए एंड नॉट इनडायरेक्टली बट डायरेक्टली। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट डायरेक्टली गिव्स मनी और इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स। सो दिस इज़ इट। उसके बाद हम थोड़ा सा बात करें ग्रोथ ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। 1998 में इसका डी लाइसेंसिंग कर दिया गया था। आपको नया मिल लगाना है, लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ज़्यादा अच्छा इस तरह पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया था 2011-12 से ही। इतना ज़्यादा हिस्ट्री जानने का ज़रूरत नहीं है बट थोड़ा सा आइडिया सफाइज रहेगा। डी लाइसेंसिंग 1998, प्राइवेट सेक्टर एक्टिवली स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम 2011 एंड 2012। ऑल राइट। उसके बाद डीज लाइसेंसिंग का तो हट गया प्रोविज़न, लेकिन हम जानते हैं शुगर केन एक पेरिशेबल नेचर का गुड है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और इधर वे इसका सक्रोस या सरकोस समथिंग लाइक दिस शुगर कंटेंट कम होने लगता है जितना जल्दी हम इसको ऐसे ही रखने देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है फार्मर जल्दी से जल्दी इसको मिल में लेके जाए और मिल ऑनर्स इसको क्रश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शुगर का रिकवरी हो सके शुगर केन से। तो पहला है ये हाईली पेरिशेबल है। दूसरा है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स ऑफ शुगर केन फार्मर्स। दिस इज ईदर वे सिंपल, नॉट जस्ट अबाउट शुगर केन फार्मर बट दिस इज ट्रू फॉर इवन राइस, पैडी। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो नहीं आ पाएगा। दूसरा, हमको इंश्योर करना है कि शुगर का मार्केट प्राइस सही रहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और ईदर वे सभी कंज्यूमर को इसका प्राइसेस ठीक दाम पे ये मिल सके। सो दिस इज़ इट। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा बहुत अभी भी इधर इसको रेगुलेट करने का ज़रूरत है। तो फिर इश्यूज़ क्या आ रहे हैं इस चीज़ को, इस शुगर एज ए इंडस्ट्री के रेगुलेशन की वजह से? पहला तो है केन रिजर्वेशन एरिया एंड बॉन्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसा एक एरिया है और गवर्नमेंट ने बोल दिया ये रिजर्व्ड एरिया है, दिस इज़ केन रिजर्वेशन एरिया। इस एरिया में लेट्स से फ्रॉम हियर टिल हियर जितने भी फार्मर्स हैं वो इस वाले मिल ऑनर को ही अपना शुगर केन बेचेंगे और इस वाले मिल ऑनर का ये ऑब्लिगेशन है कि वो फार्मर से ही केन खरीदेगा, उस एरिया के फार्मर से। अभी इंटेंशन अच्छा है बट मिस यूज़ का चांसेस है। एक तो मिल ऑनर्स को भी उसी से ही केन खरीदना पड़ेगा, उसी वाले फार्मर से। ये भी पॉसिबिलिटी है कि फार्मर मिल ऑनर को उस केन का क्वालिटी पसंद ना हो, और दूसरा फार्मर को भी उसी वाले मिल ऑनर को बेचना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि पिछला पुराना पेमेंट अभी पेंडिंग हो, एरियर्स हो, बट देन इंटेंट वॉज गुड, इट वॉज राइट, बट देन एग्जीक्यूशन इज समथिंग दैट वी कैन ऑलवेज क्वेश्चन एंड देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हियर। सो केन रिजर्वेशन एरिया एंड बॉन्डिंग इज वन पॉइंट। उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया, तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 15 किलोमीटर में एक ही मिल रहेगा। इंटेंशन इसी का भी अच्छा है बिकॉज इतना ज़्यादा मिल्स आ जाएंगी तो फिर इट्स लाइक it might gonna be difficult for a mill owner to have availability or sufficient quantity of sugar cane. तो optimum capacity पे मिल का यूटिलाइजेशन, उसका मशीनरी का यूटिलाइजेशन नहीं पॉसिबल होगा। तो इंटेंट तो इसी का भी अच्छा है, लेकिन अगेन फिर मिस यूज़ का चांसेस हैं। अगर 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक ही मिल ऑनर है तो वो एज ए मोनोपोलिस्ट एक्ट कर सकता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। इतना ज़्यादा तो एक्सप्लेन करने का हमें एग्जाम में टाइम भी नहीं होगा। सो दिस वुड सफाइज दैट मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया इज़ देयर, केन रिजर्वेशन एरिया एंड बॉन्डिंग इज़ देयर। इतना हम समझ सकते हैं कि एग्जामिनर को इतना आता है, सो वी कैन रियली बी श्योर ऑफ जस्ट राइटिंग इट and moving ahead. That's it. No need to explain this much. उसके बाद है इशू विद शुगर केन प्राइसिंग. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस एंड स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस. तो इसको सिंपल तरीके से समझेंगे. पहला चीज़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस डिक्लेयर करेगा क्रशिंग सीजन से पहले. तो फार्मर्स ने अपना प्रोडक्शन कर लिया, केन शुगर केन हो गया, क्रशिंग से पहले डिक्लेयर हो गया ये FRP, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया. मोर प्रिसाइजली किसने डिक्लेयर किया?
Commission on Agricultural Cost and Prices? No. Commission for Agricultural Cost and Prices recommend करता है. This is a recommendation that this body gives, but it is announced by the central government. More precisely central government में भी क्या, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. तो यूपीएससी ने ये भी पूछा था हु डिक्लेयर्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. और शुगर केन के केस में, इन केस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस वी हैव फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, बिकॉज इधर एक स्टैच्यूट, एक लॉ है जो बैक करता है कि शुगर को इतना ही प्राइस मिलेगा. अगर नहीं मिलेगा तो फिर मिल ऑनर्स को 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एरियर अमाउंट फार्मर्स को देना है. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ MSP, बट इन केस ऑफ शुगर वी जस्ट कॉल इट फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस. दिस हैज स्टैच्यूटरी बैकिंग डिक्लेयर्ड बाय हु, Cabinet Committee on Economic Affairs, but recommended by the Commission for Agricultural Cost and Prices. So again, this is a minimum price paid by mills to farmers. किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन. बाकी तो इधर वे ऑब्वियस है कि आपने प्रोड्यूस करा शुगर केन, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहा, और भी चीज़ें कि शुगर को आपको कंज्यूमर को कितने प्राइस पे अवेलेबिलिटी करवाना है, एंड रिटर्न टू द ग्रोअर्स फ्रॉम ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स. अगर आप शुगर के नहीं लगाते, कुछ और लगाते, तो आपको कितना रिटर्न मिलता. तो दिस इज समथिंग दैट वी ईदर वे नो, वी कैन गेस, बट दिस इज अ न्यू पॉइंट, दैट इज रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर वी आर टू एनालाइज द शुगर केन पर से. बिकॉज होता क्या है, जो महाराष्ट्र ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं उधर का शुगर रिकवरी ज़्यादा रहता है, बिकॉज वो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, उधर का शुगर सक्रोस या सर्कोस समथिंग लाइक दिस, ये कंटेंट नेचुरली हाई रहता है बिकॉज ऑफ दैम बीइंग अ ट्रॉपिकल एरियाज़. तो उधर के जो भी मिल ऑनर्स हैं उनको फार्मर्स को ज़्यादा FRP देना पड़ता है, fair and remunerative price. Why? Because recovery of sugar from that very sugar cane is high. तो either way prices तो sugar cane के हाई नहीं रहते हैं, बट रिकवरी भी शुगर केन से ज़्यादा है, तो फॉर दिस रीज़न दे हैव टू पे देम मोर. तो जब भी हम शुगर केन का डिस्कस करें तो टेम्परेट एरिया दैट इज नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया का बाइफिकेशन करेंगे. नॉर्दर्न में हम अलग पॉइंट्स लिखते हैं, सीजनल इंडस्ट्री है, दिस एंड दैट. सदर्न में हम अलग पॉइंट्स लिखते हैं कि कॉपरेटिव्स हैं उधर, बेशक उधर सीजनल इंडस्ट्री नहीं है, हर क्रशिंग सीजन इज लॉन्ग बिकॉज ऑफ इट बीइंग अ ट्रॉपिकल एरिया. बट देन दिस इज समथिंग न्यू दैट वी हैव टू ऐड, दैट रिकवरी ऑफ शुगर from sugarcane in case of tropical area is high, and for that very reason the sugar mill owners, they need to pay the farmers more vis-a-vis the farmers that are there in the North Indian region. So that's it. लेकिन बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं. अगर यूपीएससी ने पूछ लिया किन किन चीज़ों पे ये FRP डिक्लेयर किया जाता है, बेस्ड ऑन विच पैरामीटर्स. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, रिटर्न टू द ग्रोअर्स फ्रॉम ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स, एंड द जनरल ट्रेंड ऑफ प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज. Third is availability of sugar to consumers at a fair price. Fourth is price at which sugar produced from sugarcane is sold by the sugar producer. Fifth is recovery of sugar from sugarcane. Sixth is realization made from sale of byproducts, that is molasses, bagasse and press mud or their imputed value. Last है reasonable margins for the growers of sugarcane on account of risk and profit. Margin तो रखेंगे ही. So this is it. उसके बाद दिक्कत क्या आता है, state governments FRP के ऊपर भी थोड़ा सा अपना एडिशनल प्रीमियम डाल देते हैं फॉर वेरियस रीजंस, बट उसको हम बोलते हैं स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस, एंड दे आर यूजुअली हायर देन द FRP. नॉट जस्ट यूजुअली, दे आर ऑलवेज हायर देन द स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस, बिकॉज हर स्टेट गवर्नमेंट को खुद के फार्मर का ध्यान रखना है, फार्मर लॉबी का ध्यान रखना है. ये तो हो गया जो फार्मर का सपोर्ट सिस्टम है. दो थे, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एंड स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस. अभी शुगर मिल्स के लिए क्या सपोर्ट सिस्टम है, उनके लिए है मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर, जो आई थिंक इन दिस प्रेजेंट कंटेक्स्ट इज 31 रुपीज़ पर kg, बट अगेन आई एम नॉट श्योर. तो इसका मतलब यही है कि ऐसा तो शुगर का प्राइस मार्केट डिटरमाइन करेगा, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन ज़्यादा कम हो गया, ऐसा हो सप्लाई शुगर का बहुत बढ़ गया, डिमांड है नहीं, तो बहुत कम मार्केट प्राइस डिटरमिन हो सकता है. तो फिर शुगर मिल्स कैसे प्रॉफिटेबल रहेंगे. तो गवर्नमेंट मिनिमम सेलिंग प्राइस इंश्योर करती है शुगर मिल ऑनर्स के लिए. वो कैसे डिटरमिन किया जाता है, एक तो शुगर मिल ऑनर्स को, फार्मर्स को FRP देना है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, और ऊपर से जो भी मोस्ट एफिशिएंट मिल है उसको कितना कॉस्ट आ रहा है शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए. तो दिस इज सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव टू फार्मर कि
टू मिल ऑनर्स कि वो अच्छा टेक्नोलॉजी के लिए जाएं, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा अच्छी एफिशिएंट मिल है तो उसका कन्वर्जन कॉस्ट कम रहेगा, कन्वर्जन कॉस्ट कम होगा तो एफआरपी में एडिशन कम होगा और एमएसपी भी उसी के अकॉर्डिंग डिक्लेयर होगा। अगर आपका मशीन ऑब्सोलीट है तो इधर वे यू विल नॉट बी इनटू द प्रॉफिटेबल वेंचर। सो दिस इज इट, दिस इज रियली रियली सिंपल एंड एट द सेम टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी हमने टेबल कवर किया बट असल में हम इधर थे। इश्यूज़ विद शुगर केन प्राइसिंग एंड एफआरपी, तो ठीक है एफआरपी स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करता, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट अगेन स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, दे आर यूजुअली हायर देन द एफआरपी। तो ये सब ऐसा गड़बड़ जैसा हो जाता है बिकॉज आई थिंक वी एक्सप्लेन्ड व्हाई। देन ट्रेड पॉलिसी फॉर शुगर, अभी इधर बहुत ज़्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है। इंडिया का ट्रेड जो है शुगर का प्रोडक्शन में शेयर 17% है ग्लोबल प्रोडक्शन में, लेकिन एक्सपोर्ट में जस्ट 4% है बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न। हमें डोमेस्टिक सप्लाई का डोमेस्टिक कंजम्पशन इंश्योर करना है ताकि प्राइसेस शुगर का इतना बढ़े नहीं, तो इधर इसलिए एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो दिस इज़ हाउ दिस इंडस्ट्री इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ ट्रेड पॉलिसी फॉर शुगर। दिस इज ईदर वे सिंपल। रेगुलेशंस रिलेटिंग टू बाय प्रोडक्ट्स, अभी ऐसा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है बाय प्रोडक्ट्स में भी। अगर शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट किया तो मोलेसेस बचेंगे और बगास बचेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कोटा यूज़ कर रखा है। क्या, किस चीज़ का कोटा? क्या मोलेसेस को आप किस चीज़ में यूज़ करेंगे और इनका इंटर स्टेट मूवमेंट्स रहेगा कि नहीं रहेगा। और उसके बाद अगर बगास से आप पावर जनरेशन कर रहे हो तो आप किसी और स्टेट को नहीं बेच पाओगे। फिर रेवेन्यू रियलाइजेशन फ्रॉम को जनरेशन एंड रिड्यूस्ड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इसका मतलब यही है कि अगर आप इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो को जनरेशन, जैसा अभी शुगर केन से शुगर बनाया तो बगास और मोलेसेस से आपने इथेनॉल बनाया, तो दोनों चीज़ों से कुछ जनरेशन हुआ, रेवेन्यू आया, बट अगेन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन दिस इज़ नॉट गेटिंग फ्रक्टिफाइड। दिस इज़ हाउ इट इज़, सो दैट्स इट। उसके बाद कंपल्सरी शुगर पैकेजिंग इन जूट ओनली, दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। 20% ऑफ शुगर को हमको शुगर जूट बैग्स में पैक करना है, बट अगेन जूट बैग का इतना लीकेज रहता है, चूहे आके उसको कुतर देते हैं और सब शुगर का सत्यानाश हो जाता है। बट जस्ट टू प्रमोट द जूट एज ए सेक्टर, जूट इंडस्ट्री को सेफ गार्ड देने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। 100% फूड ग्रेन्स का स्टोरेज रहता है जूट में और 20% शुगर का भी रहेगा, सो दैट्स इट। और क्या इश्यूज़ हैं? हाई प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ शुगर, दिस इज ईदर वे ऑब्वियस बिकॉज हमारा इधर टेक्नोलॉजी में जो मिल्स हैं इतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है। एवरेज रेट ऑफ शुगर रिकवरी, सो दिस अगेन इज़ लेस देन व्हाट्स देयर इन द जावा, हवाई एंड ऑस्ट्रेलिया। हमारे इधर कितना है? 10% है कन्वर्जन शुगर का रिकवरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया और डेवलप्ड नेशन में 14%। सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, दिस इज़ ट्रू फॉर नॉर्थ इंडियन मिल्स बिकॉज हमारे इधर हम एक ही टाइम में शुगर का प्रोडक्शन हो पाता है, तो फिर बाकी टाइम मिल्स जो हैं वो काम नहीं करती, तो सीजनल नेचर इज़ वन थिंग। एंड इनएफिशिएंसी ऑफ शुगर मिल इज ईदर वे ऑब्वियस, हमारे इधर टेक्नोलॉजी वाइज इतना अच्छा नहीं है। डिमांड सप्लाई मिसमैच इज़ देयर, तो इधर बस जिस चीज़ में इंडिया का अच्छा रहता है तो इंटरनेशनल लोग उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। तो अभी अल्टरनेटिव्स क्या हैं? स्वीटनर है और उसके बाद बीट रूट से भी शुगर निकाला जाता है, तो इधर वे सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड का इतना नहीं है। सम रीसेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दिस बिल्डिंग ऑफ बफर शुगर स्टॉक ऑफ 30 लाख टन, बिकॉज ये रिसेंटली किया है। तो अब इतना ज़्यादा सप्लाई है, अगर थोड़ा सा बफर गवर्नमेंट ले लेगी तो मार्केट से सप्लाई कम हो जाएगा, तो शुगर का दाम बढ़ेगा। शुगर का दाम बढ़ेगा तो मिल ऑनर्स का भी रिकवरी रेट अच्छा होगा और दैट्स हाउ दे वुड बी एबल टू पे द फार्मर्स बैक, दैट टू ऑन टाइम। उसके बाद इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, तो न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी में स्पेसिफिकली बोला है कि हमको 20% ब्लेंड करना है इथेनॉल विद पेट्रोलियम और 5% करना है डीजल के साथ, दैट टू बाय 2030। तो इससे भी रिकवरी आएगा, तो दैट वुड बी ईजी। बाकी तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ये चलता ही रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो, बट लार्जली डिमांड सप्लाई पे डिटर्मिन होगा। अगर किसी टाइम पे सप्लाई शुगर का बहुत ज़्यादा हो गया तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को अलाउ करेगी, और अगर कभी डोमेस्टिकली प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देगी।
और अगर मार्केट में ऑलरेडी इंडिया में सप्लाई शुगर का बहुत ज़्यादा है तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले पॉइंट्स आप टुवर्ड्स द एंड मेंशन करिएगा अगर कभी क्वेश्चन आया, ये वाले चीज़ें पहले। उसके बाद सजेशन ऑन नीति आयोग ऑफ टास्क फोर्स। नीति आयोग का सजेशन तो रहा ही रहा, बट हमें सबसे पहले लिखना है सी रंगराजन कमेटी ने क्या बोला था। शुगर के सेक्टर एज ए उन्होंने ये सजेशन किया था कि हमको रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला को अडॉप्ट करना है विद ए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का तो हम जानते हैं कैसा वर्किंग है। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कमेटीज नेम इज़ टू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इधर इन्होंने ये बोला था कि आप फार्मर्स को बस फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस दीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। उसके बाद एवरी 6 मंथ्स जितना भी सेल शुगर का करने से, इथेनॉल का करने से, मोलासिस का, बेगास का करने से मिल्स को रेवेन्यू जनरेट हुआ तो वो 75-25% में डिवीजन कर ले। 75% मिल ऑनर्स अपने पास रख लें, 25% फार्मर्स को दे दें। तो कोई ज़रूरत नहीं है स्टेट को फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस पे ऊपर प्रीमियम डाल के कुछ स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस बनाने का। सो दिस इज़ हाउ द रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला वुड बी कमिंग इनटू पिक्चर। इट हैज़ नॉट कम इनटू पिक्चर, इट इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन, बट अगेन वी जस्ट हैव टू राइट इन द आंसर, दैट्स इट। उसके बाद नीति आयोग ने क्या बोला है, उसने सिंपल बोला है आप इंक्रीज़ करिए मिनिमम सेलिंग प्राइस, बट दिस इज़ अ सस्टेनेबल सोल्यूशन कि आप रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला अपनाइए। मिनिमम सेलिंग प्राइस अगेन नीति ने बोला है तो हम लिख देंगे, बट आई डू नॉट थिंक इट्स अ सस्टेनेबल वे टू कॉप अप विद द वट ऑल आर द थिंग्स इन द शुगर इंडस्ट्री पर से। सो इंक्रीज मिनिमम सेलिंग प्राइस कितना, अभी 31 है तो आप 33 कर दीजिए। अनबर्डन मिल्स को अनबर्डन करने के लिए आप शुगर सेस लगाइए जो भी excluding exports, again imposition of sugar cess would suffice. Nudging farmers away from sugar cropping, बस ठीक है ये भी, बिकॉज इधर वे इट्स अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप और हमारा सप्लाई ऑलरेडी ज़्यादा है शुगर का, तो आप उनको कैश इंसेंटिव दीजिए ताकि वो अल्टरनेटिव क्रॉप्स में शिफ्ट करें। सो 3 पॉइंट्स बोले हैं, इंक्रीजिंग द मिनिमम सेलिंग प्राइस, इम्पोजिशन ऑफ, इट्स नॉट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट्स अ मिनिमम सेलिंग प्राइस जो कि मिल ऑनर्स को मिलेंगे। इम्पोजिशन ऑफ शुगर सेस, नजिंग फार्मर्स अवे फ्रॉम शुगर क्रॉपिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज दिस रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला बाय सी रंगराजन कमेटी, एंड अगेन प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। तो हमने इन तीनों चीज़ों को कर लिया, हमारा अभी बस इकोनॉमी सेक्शन हो गया, एंड टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद security or maybe polity depending upon the mood. So we are done. Thank you so much for watching, and there is just one request: if you're finding these videos helpful, then please share them further so that maximum people can get the benefit, and I too would be having more subscribers then. So thank you so much, and once again, and goodbye.